नमस्कार दोस्तों। सीरिया के अंदर मात्र एक हफ्ते के अंदर तख्ता पलट हो गया है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है बशर अल असद, इन्होंने देश छोड़कर भाग गया है। ये देश छोड़कर भागे और जाकर वहां पर जो रसिया की राजधानी है मॉस्को, वहां पर इन्होंने शरण लिया है। तो आखिर सीरिया के अंदर मात्र एक हफ्ते के अंदर तख्ता पलट कैसे हुआ, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। सीरिया के लोकेशन के बारे में देखते हैं। मिडिल ईस्ट का एक देश है सीरिया। यहाँ पर एक तरफ मेडिटेरियन सी है, अन्य तरफ यहाँ पर टर्की, लेबनान से लेकर इराक, ईरान, जॉर्डन और इजराइल, ये देश इसके अगल बगल स्थित होते थे। जो सीरिया है, एक हफ्ते पहले, मात्र एक हफ्ते पहले सीरिया के एक बड़े भाग पर जो बशर अल असद है उनका सत्ता हुआ करता था। लेकिन एक सप्ताह बीत चुका है, एक सप्ताह बाद ही तख्ता पलट के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, सीरिया में इस प्रकार का जो माहौल है वो क्यों बना, इसके बारे में समझते हैं। सीरिया में जो गृह युद्ध है, इसका माहौल और इसकी शुरुआत कैसे हुई। सीरिया की जो मौजूदा तस्वीर है, इसके बनने की शुरुआत हो गई थी 2011 में। जो तख्ता पलट हुआ था, इसकी शुरुआत कब से हुई है, 2011 से। 13 साल पहले अरब स्प्रिंग के दौरान ही सीरिया में सरकार का जो विरोध है वो शुरू हो गया था, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था। विरोध करने वालों का मानना था कि जो सीरियाई राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनका नाम है अलावीस, अलावी वहां पर माइनॉरिटी के रूप में है, यानी कि उनकी जनसंख्या कम है। यह एक जो शिया मुस्लिम समुदाय है, शिया मुस्लिम समुदाय है, इसी की एक शाखा है अलावीस। इसी से संबंध है जो बशर अल असद है उनका है। तो वहां के लोगों का मानना है कि जो अलावी लोग हैं वे और उनके जो रिश्तेदार हैं वो सरकारी पदों पर और सरकारी नौकरियों पर इनकी भरमार है। जो वहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन है जिनका नाम है सुन्नी, सुन्नी वहाँ पर मेजोरिटी में है। 70 से 80% जनसंख्या वहाँ पर सुन्नी की है। मात्र 10% जनसंख्या है वो शिया में जो अलावी समुदाय है, मात्र यहाँ पर 10% है। लेकिन जो अलावी समुदाय है सीरिया के अंदर से, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण सरकारी पद है, पोजीशन पर ये बैठे हुए हैं। तब से जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसकी जो उन्हें नागवार गुजर रहा था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो सीरिया पर राज कर रहे थे। इसी में जो असद हैं उनका विरोध करने वालों पर जो कठोर कार्रवाई कर रहे थे। फिर यहीं से सीरिया में गृह युद्ध का शुरुआत भी हो गई। इस गृह युद्ध में सीरियाई सरकार, कई चरमपंथी गुट भी हैं, इसके साथ अमेरिका, ईरान और रूस जैसा देश भी शामिल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में इसमें शामिल है। तो रूस ने असद की मदद की और गृह युद्ध को पलटने में अहम भूमिका निभाई थी उस समय 2011 में जब हुआ था। रूसी सेना की मदद से जो असद हैं वो अपनी सरकार, अपनी सत्ता सीरिया के अंदर चला रहे थे। सीरिया की जो कैपिटल यानी राजधानी दमिश्क है, जिसे हिंदी में दमिश्क के नाम से जाना जाता है। अब आती है पिछले 11 दिनों में सीरिया में क्या क्या हुआ था। 27 नवंबर को सीरिया में इस्लामिक विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच झड़पें होना शुरू की थी। धीरे धीरे विद्रोही गुटों ने हमला तेज कर दिया था। पिछले एक हफ्ते में विद्रोही गुटों ने सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क सहित सीरिया का जो 5 महत्वपूर्ण शहर है उस पर कब्जा कर लिया, जिसमें है एलेप्पो है, हमा है, होम्स है, दमिश्क है। इन 4-5 और दारा, इन सारे शहरों पर जो विद्रोही गुट हैं उनका आसानी से यहाँ पर कब्जा हो गया। फिर 8 दिसंबर को सीरियाई सेना ने राष्ट्रपति असद को देश छोड़ने की पुष्टि की कि जो राष्ट्रपति बशर अल असद हैं वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। आखिर इसी के साथ जो 54 साल का शासन था किसका, अल असद का 54 साल का शासन सीरिया के अंदर समाप्त होता है। वो शहर छोड़कर भाग जाते हैं। वो जाते हैं, सीरिया की जो सेना है, सेना तब तक उनकी रक्षा की जब तक वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीरिया के अंदर से वहां से वो भाग नहीं गए। जब वो भाग गए तब वहां पर जाकर वो तख्ता पलट उनका हुआ। फिर वहां से फिर सीरिया में जो उठापटक है, इसके जो अहम किरदार है ये कौन कौन से हैं। सीरिया की जो मौजूदा उठापटक है इसके पिछले 3 अहम किरदार है, जिसमें एक तो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, दूसरा है हयात तहरीर अल शाम, जिसको एसटीएफ ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, एसटीएस ग्रुप के नाम से जाने। तीसरा है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसे एसडीएफ के नाम से जाना जाता है। एक तो वहां की जो असद सरकार है, असद सरकार है। तो 3 गुट हैं, 3 गुट के बीच में ये विद्रोह शुरू हुआ था। ये जो उठा पटक चल रही थी 3 गुटों के बीच में चल रहा था। तो इन 3 गुटों में जो बशर अल असद है, यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, सीरिया की जो सत्ता पलट चुकी है। अब तो 1970 का जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद असद के जो परिवार ने ही सीरिया की जो कमान है वो संभाली। सन 2000 में ही जो अल असद हैं ये सत्ता में आए थे
असद एक अलावी हैं जो कि शिया इस्लाम की एक शाखा है। असद के शासन में नीतियों को लेकर जनता में काफी रोष रहता था। उत्तरी सीरिया में सुन्नी मुस्लिमों का जो विद्रोही ग्रुप है जिसे कहा जाता है हयात तहरीर अल शाम, जिसे एसटीएस के नाम से जाना जाता है, ये संगठन ही ज्यादा वहां पर पावरफुल बन चुका है। इसका मकसद है सीरिया में इस्लामिक शासन स्थापित करना और इसके जो मुखिया होंगे अबू मोहम्मद अल जलानी होंगे। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी टारगेट है ये सीरिया का जो दमनकारी शासक है उससे मुक्त कराना है। ये कहें कि जो सीरिया का जो दमनकारी शासक है उससे मुक्त कराना। फिर उसके बाद जो तीसरा ग्रुप है जिसका नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ये अलग देश की मांग करने वाला जो कुर्दिश विद्रोही गुट है ये वो है। वो कहते हैं कि एक अलग से देश ही हमें बना दीजिए कुछ एरिया को काटकर, जिसका नाम होगा कुर्दिस्तान। 923 में हुई जो लोहजान की ट्रीटी संधि थी उसमें मिडिल ईस्ट में रहने वाले जो कुर्द लोग हैं इस इलाकों को तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में बांटकर, मतलब कि इन सारे इलाकों से बांटकर वो कह रहे थे कि हमारे लिए एक अलग से देश बना दो। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हल्का ग्रीन कलर का इलाका है ये है कुर्दिस्तानों का। इसमें बोल रहे थे कि जो कुर्द लोग रहते हैं कुछ तुर्की इलाके में रहते हैं, कुछ इराक में रहते हैं, कुछ ईरान में रहते हैं, फिर उसके बाद सीरिया में रहते हैं। तो इन चारों ही देशों से कुछ न कुछ एरिया काट कर एक अलग से देश बना दिया जाए, इस देश का नाम रखा जाए कुर्दिस्तान। ये भी ग्रुप जो कुर्दिस्तान है, कुर्द ग्रुप है, ये भी एक्टिव हो गया था, ये भी अटैक कर रहा था सीरिया की जो सरकार है वहां से हट जाए। फिर बात आती है इनका जो कल्चर है, भाषा है, ये एकदम अलग है। इन इलाकों में ये माइनॉरिटी बन गए थे, इन्हें अमेरिका का साथ मिल रहा था। इसकी मौजूदगी ज्यादातर सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है वहां पर देखने को मिल रहा था। अब बात आती है कि सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, इन्हें देश छोड़कर भागने की नौबत क्यों आ गई, ये देश छोड़कर क्यों भागे, इसके बारे में एक बार समझते हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स इनके प्रमुख हैं जिनका नाम है रामी अब्देल्स। इन्होंने कहा कि दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो असद है ये देश छोड़कर भाग गए। कहाँ पर भागे हैं? रसिया की जो राजधानी मॉस्को है वहां पर पहुंच गए हैं। इनकी जो सेना है ये सेना भी सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका साथ नहीं देना चाहती। ये भी चाह रहे थे कि ये है सत्ता से हट जाए। तो जैसे ही एयरपोर्ट पर इन्होंने अथवा जो एयरलाइंस है ये पकड़ ली, पकड़ने के बाद ये जब रसिया चले गए तो जो वो समर्पण, जो सेना है वो समर्पण कर दिए। वो बोले कि नहीं, हम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे खाली कर दिए, बोले कि हम नहीं लड़ेंगे। वो सीधे ही अपने आप को खाली कर दिए। फिर उसके बाद बात आती है कि जो राष्ट्रपति असद हैं इनको किस देश में पनाह मिल सकती है। तो इन्हें किस देश में पनाह, या तो ये यूएई में रह सकते हैं, यूएई में रह सकते हैं। यूएई के अलावा ये मात्र दो देश ऐसे हैं, एक का नाम है ईरान और दूसरे का नाम है रूस। ये दो ही देश में रह सकते हैं क्योंकि ईरान और रूस की मदद से ही जो सीरिया के अंदर ये शासन चला रहे थे। तीसरा कोई ऐसा देश नहीं है जो इनका मदद कर सके और इन्हें अपने यहाँ रख सके या शरण दे सके। मौजूदा जो तख्ता पलट हुआ है इसमें जो सीरिया की जो आम जनता है इसका क्या रुख है, सीरिया के जो मौजूदा हालात है इसके लिए जो सीरिया की आम जनता है इनका क्या कहना है। जो सीरिया की आम जनता है ये काफी खुश हैं। इसमें करीब 3.70 लगभग 3.25 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। इसके बावजूद लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट्स कर रहे हैं कि ये चले गए। चौक चौराहों पर टैंक पर चढ़कर झंडा लहरा रहे हैं, मस्जिदों पर ये लोग चढ़कर झंडा लहरा रहे हैं। तो काफी ज्यादा खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि असद की जो सरकार है ये गिर गई। फिर इनके जो पूर्वजों की मूर्तियां थी उन्हें भी तोड़कर वहां पर गिराया जा रहा है। फिर बात आती है कि जो सीरिया है, सीरिया का जो मौजूदा हालात है इस हालात को लेकर भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? भारत पर इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि भारत का जो ट्रेड होता था, यानी कि जो भारत का व्यापार होता था वो सीरिया के साथ बहुत ही कम होता था या न के बराबर कह सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत अच्छा आना जाना न ट्रेड होता था। अब फिर उसके बाद भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि भारत जो निवेश है वो सीरिया के अंदर भी नहीं करके रखा था। भारत का जो निवेश है बहुत ज्यादा नहीं है, भारत के लोग भी बहुत ज्यादा सीरिया के अंदर से नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही कम लोग हैं। हालांकि सीरिया के साथ भारत के जो रिलेशन है वो खराब नहीं थे, अच्छे थे, क्योंकि सीरिया के जो इस समय के राष्ट्रपति है कश्मीर मुद्दे को लेकर काफी न्यूट्रल रवैया अपनाते थे, भारत के लिए काफी व्यवहारिक और काफी ठीक थे। अब बात यह है कि जो एसटीएस ग्रुप है, एसटीएस ग्रुप अगर आती है तो वो भारत के खिलाफ किस प्रकार से रुख रखती है ये देखने वाली बात है। जब ये आएंगे सत्ता संभाल लेंगे तब देखने वाली बात है। तो भारत के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ी दिक्कत है क्योंकि जो तख्ता पलट हुआ है, इससे पहले अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है क्योंकि वहां पर तालिबान का शासन हो गया है।
अब सीरिया में भी तख्तापलट हुआ है, यहाँ पर एसटीएस जो ग्रुप है उसका शासन होगा। तो इससे जो रिलेशन है, जो आतंकवादी संगठन है इन अफगानिस्तान और एसटीएस मतलब कि सीरिया दोनों पर पनाह मिलना शुरू हो जाएगा। और भारत के साथ ये लोग किस तरीके से रिश्ता अपना मेंटेन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो इतना दिक्कत है भारत के साथ रिश्ता मेंटेन करने के लिए। अब बात आती है कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है। तो इसके लिए जो सीरियाई पॉलिटिकल्स को लेकर अभी भी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि 54 साल का जो शासन है असद परिवार का है, ये अपोजिशन को बनने नहीं दिया था, या विद्रोही जो नेता होते थे उन्हें जेल भेज दिया जाता था, या सीरिया में ही इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। ऐसे में अल जलौली जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा कि हम जो सीरिया के लोग हैं, जनता है, उनके लिए हम अपना शासन छोड़ रहे हैं। फिर सीरिया की जनता जिसे सत्ता सौंपेगी उसी के साथ हम सौहार्द तरीके से मिलकर शासन चलाएंगे। अब बात यह आ रही है कि जो सीरिया के अंदर जो मूल समस्या है, जो सीरिया के अंदर जो मूल समस्या है उसका जड़ क्या था। इस्लामिक धाराओं के बीच सत्ता की लड़ाई सीरिया में एक समस्या बन गई थी। इसमें जो असद परिवार है किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से तो वहां पर सत्ता में आए नहीं थे। ये जो रसिया है वो ईरान की मदद से तख्ता पलट करके ही जो बशर अल असद की सरकार है वो सीरिया के अंदर आए थे। तो वहीं फिर से एक बार तख्ता पलट हो गया। 50 साल का जो इनका शासन है ये खत्म हो गया। सीरिया में ये जिस समुदाय से मतलब इनका रिलेशन था, जिनका नाम था अलावी, उनकी जो आबादी है सीरिया के अंदर मात्र 10% है, 10% आबादी है। वहीं जो सुन्नी मुस्लिम है सीरिया के अंदर, उनकी आबादी कितनी है, 70 से लगभग 80% इनकी आबादी है। ऐसे में इतने लंबे समय तक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है सीरिया के अंदर से एक माइनॉरिटीज का रूल झेल रही थी। इसके लिए उनके उनके अंदर काफी ज्यादा हीन भावना थी और टेंशन था कि एक जो माइनॉरिटीज है, यानी जिनकी आबादी बहुत कम है, वो सीरिया के सत्ता पर काबिज थे। तो इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर तख्ता पलट सीरिया में हो चुका है और सीरिया के जो राष्ट्रपति है वो भागकर रसिया जा चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सीरिया अपने आप को किस तरीके से मेंटेन्स कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ही नहीं, अभी बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ है। हर मतलब जहाँ मतलब मैक्सिमम जो इस्लामिक देश है वहां पर तख्ता पलट अक्सर होते रहते हैं, हो भी रहा है। अब इसका नतीजा क्या होगा, ये अन्य देशों से अपना रिश्ता किस तरीके से मेंटेन करते हैं, देखने वाली बात होगी। थैंक यू।